Bangladesh's textile industry, the backbone of its economy and its largest foreign exchange earner, is facing a severe crisis amid diminishing government support and policy shifts under the interim administration in Dhaka. यूनुस पे आरोप लगाए हैं कि आपके कारण से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसके कारण से कंट्री का 84% फॉरेन एक्सचेंज हुआ करता था, वो बर्बाद हो गई है। वहाँ हालत खराब है, रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग को की बहुत बुरी स्थिति चल रही है पूरी इंडस्ट्री की, बांग्लादेश की। नहीं, हसीना वाजिद जो थी वो इंडिया के बहुत करीब थी। अब एक नया सेटअप आया, लेकिन वो नया सेटअप इंटरम है, तो इंटरम सेटअप जो है ना, उसको इंगेज करना, उससे बात करना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनके पास तो कोई पावर नहीं है। इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया कैंपेन है, एंटी इंडिया कैंपेन्स चल रही थी वहाँ पर, और वहाँ पर प्रो पाकिस्तानी हुकूमत आई है, और जिस तरीके से बॉर्डर की टेंशन्स बढ़ती चली जा रही हैं, इसमें इंडिया उनको कैसे काउंटर कर सकता है? The turmoil in the sector, which accounts for nearly $48 billion in annual exports, has raised concerns over job losses and declining global competitiveness. कहीं ना कहीं इनकी सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जो है ना, सप्लाई चेन इनकी डिसरप्ट हुई है। कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल इनका कहाँ से आता है ये पता लगाओ, वो डिसरप्ट हुआ है। इनके मार्केट्स डिसरप्ट हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द फैक्ट्रीज, वो डिसरप्ट हुई है, राइट। तो देखिए, देयर इज अ क्लियर शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी हसीना वाजिद की थी, ये केयर टेकर सेटअप वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकता। बेसिकली उसी फॉरेन पॉलिसी की तो मुखालफत में ये केयर टेकर सेटअप आया। अगर उस फॉरेन पॉलिसी की मुखालफत में ये केयर टेकर सेटअप आया तो ये कैसे चलेगा? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस से जूझ रही है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर है, लेकिन इंडिया के साथ रीसेंट क्लैश ने इस सेक्टर के चैलेंजेस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल लेवल्स पर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। दोस्तों, इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो हैवीली डिपेंडेंट था इंडिया के रॉ मटेरियल्स पर, खास करके कॉटन और डाइस। इंडिया से कॉटन इंपोर्ट काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हो जाती थी बांग्लादेश में, लेकिन क्लैश के बाद से ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और डिस्ट्रप्शन की वजह से रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। इसकी वजह से प्रोडक्शन डिले हो रहा है और फैक्ट्रीज को एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। दोस्तों इसका सीधा फ़ायदा हो रहा है भारत की इकोनॉमी को, क्योंकि बांग्लादेश यार पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था कपड़े वगैरह, लेकिन अब ये सारी वहाँ पे फैक्ट्रीज बंद हो रही है। इसकी वजह से ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब भारत को मिल रही है, और भारत इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा भी उठा रहा है और अपनी इकोनॉमी को बेनिफिट भी पहुँचा रहा है। तो उन्होंने बोला है कि यूनुस पे आरोप लगाए हैं कि आपके कारण से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसके कारण से कंट्री का 84% फॉरेन एक्सचेंज हुआ करता था, वो बर्बाद हो गई है। वहाँ हालत खराब है, रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग को की बहुत बुरी स्थिति चल रही है पूरी इंडस्ट्री की, बांग्लादेश की। नहीं, इसका रमजान से क्या लेना देना है? फैमिली में अर्निंग्स और इन सारी चीजों से लेके सर, रमजान में लोग शॉपिंग भी करते हैं, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। उन्होंने इन सब चीजों पे जिक्र किया है। मत करो शॉपिंग। नहीं, मतलब वो अपना एक वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति चल रही है। मुझे रमजान से कनेक्शन नहीं समझ में आया। रमजान में क्या है कि मतलब जो वर्कर्स हैं, चूंकि इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, तो जो लोग काम करने वाले तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो एक महीने की बात है रमजान की, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी उनकी जिंदगी वैसी तो अच्छी नहीं हुई। तो वो यही कह रहा है कि आपके आने से आपकी जो भी रेगुलेशंस है उसके कारण से हमारी इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई, और अब हमारे पास खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे कुछ दिन। अब ये पता क्या बोलेंगे? अब आप ये कहेंगे कि इंडिया को, अब इनके टीवी में डिबेट होगी, मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में यही हुआ था, यही बांग्लादेश में होगा। अब इनकी टीवी पे डिबेट होगी, राइट, और इनकी टीवी में डिबेट बोलेंगे कि देखो भारत हमारे साथ रिश्ते बिगाड़ रहा है, जबकि इनके बंदे गालियां दे रहे थे, इनके बंदे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब ये कहेंगे, अब ये भारत के ऊपर डाल देंगे कि भारत, एक बात बताओ, भारत ने शेख हसीना को नहीं निकाला, भारत ने तो प्रोटेस्ट नहीं करवाए जो तुम लोग कर रहे हो, भारत ने तो नहीं लुटवा दिया शेख हसीना का पूरा वो बंगला तोड़वा दिया। वी डिड नॉट डू दैट, राइट। वो तो बांग्लादेशियों ने करा और बांग्लादेशी बड़े फक्र के साथ। तो अभी रो क्यों रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको क्या लग रहा था कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप हर समय झंडा लेके बाहर निकलेंगे, डफली लेके बाहर निकलेंगे, आर करेंगे, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि इकोनॉमी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती यार। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर क्राइंग। इन्होंने तो खुद करा है।
या तो ये बोले कि साहब शेख हसीना अकेली थी जो टेक्सटाइल खुद ही बुन रही थी, खुद ही बेच रही थी, ऐसा तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर होगा ना। हाँ, उसने तो स्ट्रक्चर का क्या हुआ भाई? जो फैक्ट्री का मालिक है, देखो सुनो प्रोड्यूसर, जो फैक्ट्री का मालिक है वो तो फैक्ट्री का मालिक है, राइट जी। जो रॉ मटेरियल है वो तो रॉ मटेरियल है, जो कारीगर है वो तो कारीगर है, जो कस्टमर है वो तो कस्टमर है, जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस है, जो क्वालिटी है उसमें शेख हसीना का क्या? शेख हसीना ने पॉलिसी बनाई एंड शी वाज ड्राइविंग दैट पॉलिसी, यही तो होता है। तो ये यूनुस करे पॉलिसी। नहीं, उसमें एक बड़ा फैक्टर जो मुझे समझ में आ रहा है सर कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें ज्यादा लेबर फोर्स जो भी था सर, हाँ, वो वुमेन का था, महिलाएं ज्यादा काम कर रही थी। बट हाँ, ये जमात का इम्पैक्ट आया जो महिलाओं को फिर से घर में धकेलना और ये सारी चीजें, इससे भी मुझे एक ऐसा लगा कि बहुत सेटबैक हुआ बांग्लादेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जो फॉरेन पॉलिसी हसीना वाजिद की थी, ये केयर टेकर सेटअप वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकता। बेसिकली उसी फॉरेन पॉलिसी की तो मुखालफत में ये केयर टेकर सेटअप आया। अगर उस फॉरेन पॉलिसी की मुखालफत में ये केयर टेकर सेटअप आया तो ये कैसे चलेगा? और अगर ये केयर टेकर सेटअप हसीना वाजिद की पार्टी को एक फेयर नहीं देता, मौका नहीं देता, तो जारी बात है ये जो गवर्नमेंट अगली होगी वो भी नहीं चलेगी। याद रखें एक बात, जो अगली गवर्नमेंट होगी वो भी नहीं चलेगी, बिकॉज द रियल प्रॉब्लम इज इन बांग्लादेश इज, जैसे पाकिस्तान के अंदर द रियल पावर इज विद द मिलिट्री। तो होता क्या है कि जिसको मिलिट्री चाहती है वो सारा निजाम चलाता है। इन बांग्लादेश अवाम कहती है पॉलिटिशियंस लीड करें, बट पॉलिटिशियन इफ दे विल नॉट बी डेमोक्रेटिक, द मिलिट्री उनके पीछे उस तरह नहीं खड़ी होगी। मिलिट्री किस हद तक आपको सपोर्ट करती जाएगी, बाद में भाग जाएगी, जिस तरह हसीना वाजिद के केस में था। सो इन बांग्लादेश इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अब हसीना जो है, इंडिया के अंदर तो फौज इंटरवीन नहीं ना करती, वो तो समझती है कि हमें 100% वी हैव टू लिसन टू द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस, वी हैव टू लिसन टू द डेमोक्रेटिक लीडरशिप कम व्हाट मे। वो तो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो तो आर्मी चीफ वगैरह को लिफ्ट ही नहीं उस तरह कराते जिस तरह हमारे यहाँ। देखें ना, इंडिया के अंदर आप देखें कि इंडियन जो एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ या बाकी चीफ हैं, उनसे जो फॉरेन उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो ज्यादा पावरफुल है, या उसके ऊपर उन्होंने एक और बंदा बैठा दिया, सीडीएस की पोजीशन क्रिएट कर दी है, इन सबको भी बीच में साइडलाइन कर देते हैं। सो इंडिया के अंदर इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अब ये जो शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस शिफ्ट को देखते हुए, ये जो शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस शिफ्ट को देखते हुए इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि ये दोबारा हमारे फोल्ड में आए। ये इंडिया के फोल्ड में नहीं आने वाली, मैं आपको बात बताऊं। और ये जो बातें की जा रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान के फोल्ड में आ जाएंगे, ये पाकिस्तान के फोल्ड में भी नहीं आए, बिकॉज रिमेंबर पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर देम। हम वहां पे जाके पुल, सड़कें, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते। क्या ये जलील क्या कह रहा है कि बर्बाद कर दिया हमें? हाँ, उसने बोला है कि बर्बाद कर दिया, बहुत लोगों की जॉब चली गई, ये सेक्टर बंद हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। आपने सर 3 पॉइंट जो बताए इलेक्ट्रिसिटी का, अडानी वाला आप बिल नहीं दे रहे हैं तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई नहीं कर रहा है। वो भी भारत की साजिश है। हाँ, क्योंकि बांग्लादेशी ये चाहता, हराम के खाने की आदत है ना, ईमानदारी का तो काम करते नहीं है, इनको हराम की खाने की आदत है, यानी कि भारत फ्री में इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये बिल ना दे। यार देखो, अडानी की गलती तब होती, गौतम अडानी की, अगर गौतम अडानी कहता फॉर एग्जांपल कि पर यूनिट इतना रेट है, मैं रेट बढ़ा रहा हूं, बिना उनको बताए। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो थे वो अडानी मना कर देता, कहता कि नहीं जी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं है और मैं मन मर्जी से रेट बढ़ा रहा हूं। दे हैड एवरी राइट, बांग्लादेशी हैड एवरी राइट टू प्रोटेस्ट। वो तो यही कह रहा है कि सर आपने साइन करा है कि आप इतने पैसे दोगे, आप दे दो मेरे पैसे, चलो अगले महीने दे देना, चलो कोई बात नहीं अगले महीने दे देना। ये कह रहा हमने देने नहीं, तुमसे पैसे नहीं देना, हम तो मुफ्त की चाहिए, वरना हम तुम्हें गाली देंगे। और जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब की आप बात कर रहे हैं सर, उस पर एक वो है कि रिमांड सर न जाने कितनों ने अपने वो निकाल लिए सर वहां से, मतलब निकालने की तैयारी या ये चीजें चल रही है। इंडिया में एक बड़ा वो आया कि मेड इन बांग्लादेश के कपड़े खरीदने नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस जो लोगों के अंदर चल रहा था। यार देखो ना, इसने बहुत इम्पैक्ट किया सर, करा है इसने ना, ऑब्वियसली सर। दोस्तों, बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्राइसिस की वजह से वहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज बंद हो रही है और इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे बिजली की शॉर्टेज, सप्लाई चेन की शॉर्टेज। इन सब की वजह से बांग्लादेश में फैक्ट्रीज़ पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और फैक्ट्रीज बंद हो रही है तो दोस्तों इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है बांग्लादेश में जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे वर्कर्स, उनकी लाइफ के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और अगर वर्कर्स अनएम्प्लॉयड है, इतनी ज़्यादा मात्रा में वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं कि वो अपना जो रमज़ान का फेस्टिवल है वो भी ढंग से नहीं मना पा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। दोस्तों, इंडिया के साथ राइजिंग टेंशन्स की वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी बढ़ा है। फॉरेन इन्वेस्टर जो बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते थे, उनका कॉन्फिडेंस अब हिल सा गया दोस्तों।
इससे नए इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो गए हैं, जो इकोनॉमिक रिकवरी को और डिफ़िकल्ट बना रहा है। और दोस्तों, वो जो इन्वेस्टमेंट थी जो पहले पसंद करते थे लोग करना बांग्लादेश के अंदर, वही इन्वेस्टमेंट अब भारत के अंदर आ रही है और इससे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि बहुत ज़्यादा बूम कर रही है जब से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्राइसिस शुरू हुआ है दोस्तों।